प्रदेश में अलग से भील प्रदेश बनाने की मांग एक बार फिर तेज हो गई है। बांसवाड़ा डूंगरपुर से भारत आदिवासी पार्टी के सांसद राजकुमार रोत ने एक बार फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के आदिवासी बहुल क्षेत्रों को मिलाकर अलग भील प्रदेश के गठन की मांग उठाई। ये रिपोर्ट देखिए। बीएपी सांसद राजकुमार रोत की हुंकार, भील प्रदेश है जन्म सिद्ध अधिकार। आजादी के बाद भील प्रदेश को 4 राज्यों में बांटने का क्या था औचित्य? आदिवासी संस्कृति और सभ्यता के लिए भील प्रदेश अनिवार्य। भील प्रदेश की जरूरत या सियासत? मंगलवार को भारत आदिवासी पार्टी के नेता और बांसवाड़ा डूंगरपुर सांसद राजकुमार रोत ने ट्वीट करना सिर्फ भील प्रदेश का नक्शा जारी किया, बल्कि इसके प्रति अपनी गहरी प्रतिबद्धता भी दोहराई। सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा, आजादी के बाद भील प्रदेश को 4 राज्यों में बांटकर इस क्षेत्र की जनता के साथ अन्याय किया। गोविंद गुरु के नेतृत्व में शहीद हुए 1500 से अधिक शहीदों के सम्मान में भील प्रदेश बनाना है। रोत ने लिखा, भील प्रदेश की मांग आजादी के पहले से ही उठती आई है, क्योंकि यहाँ के लोगों की संस्कृति, भाषा, बोली और रीति रिवाज दूसरे प्रदेशों से अलग है और आदिवासी संस्कृति और सभ्यता को बचाने और उसके संरक्षण के लिए जरूरी है। पूरे विश्व के अंदर आदिवासी समुदाय के साथ कहीं न कहीं अन्याय हो रहा है, उसके साथ शोषण हो रहा है। उनका कल्चर है, उनकी परंपरा, रीति रिवाज समाप्त होने की कगार पे है। देश के किसी भी कोने में देखा जाए, अन्य देशों में देखा जाए, उनके जो अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, उन अधिकारों को लेकर अवेयरनेस नहीं है। प्लस जो भी गवर्नमेंट रही है वो उन अधिकारों को धरातल पे लागू करने का काम नहीं करती है। कल्चर, उनकी परंपरा, रीति रिवाज का संरक्षण हो और आदिवासी समुदाय अपने आप को गौरवान्वित महसूस करे। हालांकि राजकुमार रोत ने अपने अकाउंट पर जो नक्शा पोस्ट किया वो अंग्रेजों के समय का है। अंग्रेजों ने प्रशासनिक मकसद के लिए यह नक्शा बनाया था, लेकिन बाद में आदिवासियों की भील प्रदेश बनाने की मांग अलग अलग राज्यों में फैल गई। अलग से भील प्रदेश बनाने की मांग बहुत पुरानी है। दरअसल 17 नवंबर 2013 को राजस्थान और गुजरात की सीमा पर स्थित पहाड़ियों में मानगढ़ नरसंहार हुआ था। ब्रिटिश सेना ने सैकड़ों भीलों को बेरहमी से मार डाला था, जिसे आदिवासी जलियांवाला कहा गया। भील प्रदेश 4 राज्यों गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से 43 जिलों को अलग करके बनाया जाएगा। भील प्रदेश में किस राज्य के कौन कौन से जिले हैं? जिसमें गुजरात के जिलों की बात करें तो अरवली, महिसागर, दाहोद, पंचमहल, सूरत, बड़ोदरा, तापी, नवसारी, छोटा उदेपुर, नर्मदा, साबरकांठा, बनासकांठा और भरूचा। तो राजस्थान के जिलों में बांसवाड़ा, डूंगरपुर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, उदयपुर, झालावाड़, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, कोटा, बारा और पाली। मध्य प्रदेश के जिलों में इंदौर, गुना, शिवपुरी, मंदसौर, नीमच, रतलाम, धार, देवास, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, बड़वानी, अलीराजपुर। तो महाराष्ट्र के जिलों में नासिक, ठाणे, जलगांव, धूले, पालघर, नंदुरबार और अलीराजपुर शामिल हैं। डूंगरपुर में भील प्रदेश के समर्थन में भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा ने राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। चारों स्टेटों में भाजपा की सरकार, केंद्र में भाजपा की सरकार, 1 सेकंड में ये मांग पूरी हो सकती है। अगर सरकार वाकई हितैषी है बिलों की, तो हम तो इस बिल प्रदेश की मांग को अगर मान लेते हैं तो हम वाकई मानेंगे कि बिलों के प्रति इनकी इच्छा है काम करने की, इस देश के मूल मार्गों के प्रति संवेदनशील है ये सरकार, ये हम मानेंगे। भील प्रदेश की मांग करने वालों के मुताबिक अलग राज्य बनने से आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा होगी। इससे उनके विकास के लिए विशेष योजनाएं बनाई जा सकेंगी। साथ ही आदिवासी इलाकों में समाज को प्रमुख प्रतिनिधित्व मिल सकेगा। लेकिन कई जानकार भील प्रदेश की मांग पर सवाल उठा रहे हैं। सवाल है कि आखिर बार बार भील प्रदेश की मांग के मायने क्या हैं? क्या वाकई आदिवासियों के उत्थान के लिए अलग भील प्रदेश जरूरी है, या मांग के पीछे बीएपी की सियासी जरूरत है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। राजस्थान हाईकोर्ट में एक बार फिर सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 के पेपर लीक मामले में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट में एसआईटी चीफ भी मौजूद थे, जिनसे कैमरे ट्रायल के जरिए पूछताछ की गई। कोर्ट ने वीके सिंह से पूछा कि आखिर उन्होंने सरकार की परमिशन के बिना भर्ती रद्द करने की सिफारिश कैसे की।
एसआईटी चीफ वीके सिंह से हाईकोर्ट का सवाल, भर्ती रद्द करने की सिफारिश पर मांगा जवाब। 17 जुलाई को होगी एक बार फिर सुनवाई। एसआई भर्ती परीक्षा 2021 को लेकर हाईकोर्ट में एक बार फिर सुनवाई हुई, हालांकि नतीजा कुछ भी नहीं निकला। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की याचिकाओं पर सुनवाई की और एक बार फिर नई तारीख दे दी। हालांकि मंगलवार की सुनवाई इसलिए खास थी क्योंकि इसमें एसआईटी चीफ वीके सिंह मौजूद थे। राजस्थान हाईकोर्ट में एसआई भर्ती मामले को लेकर के आज एसआईटी की जो चीफ थे उन्हें बुलाया गया। वीके सिंह जब अदालत में पहुंचे तो यहां पर कैमरा ट्रायल के जरिए सुनवाई की गई। अदालत ने उनके पहुंचते ही सबसे पहला जो सवाल किया वो ये था कि किस तरह से जो जांच के शुरुआती दौर में ही ये सिफारिश कर दी गई थी कि भर्ती को रद्द किया जाए। इस पर उन्होंने बताया अदालत को कि जैसे हालात थे, जिस तरह की इन्फॉर्मेशन आ रही थी, बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा मामला लग रहा था, लेकिन फिर बाद में इस पूरे घटनाक्रम के अंदर उतने लोग नहीं आए पकड़ में जितना उम्मीद थी। कोर्ट ने वीके सिंह से साफ शब्दों में सवाल किया कि उन्होंने सरकार की मंजूरी के बिना भर्ती परीक्षा को रद्द करने की सिफारिश कैसे की। कोर्ट ने वीके सिंह से पूछा कि क्या उन्होंने ऐसा अपनी मर्जी से किया या फिर इसके लिए सरकार से कोई दिशा निर्देश मिला था। कुछ मुद्दों पर क्लैरिफिकेशन के लिए कोर्ट में बुलाया था और जो क्लैरिफिकेशन कोर्ट ने सीख किए हैं वो मैंने कोर्ट को बताया है, जो इन्वेस्टिगेशन के बेसिस पे आए हैं। डिटेल के लिए आप कोर्ट की ऑर्डर से देख लीजिए, 12 बताना ज़्यादा उचित नहीं है। क्या आज कोर्ट रूम में किस तरह का माहौल था, क्या बातें हुई, कौन लोग आए थे? एसओजी के चीफ को तलब किया था तो वो भी आए थे, तो क्या रहा? आज ऑनरेबल कोर्ट ने एसओजी चीफ को इसलिए तलब किया था कि एक एसओजी चीफ के पास मैंने तकरीबन 3-4 दिन पहले ऑनरेबल कोर्ट से ये निवेदन किया था कि एक जो एग्ज़ाम इन्होंने इनिशियली ट्रेनिज का कंडक्ट करवाया था और उस एग्जामिनेशन में ही ये पाया गया था कि आधे से अधिक हैं जो उसमें फेल हो गए थे। तो ये एग्जाम कहाँ कंडक्ट करवाया गया? ये एग्ज़ाम आरपीए ट्रेनिंग सेंटर और किशनगढ़ जो आरपीटीसी है वहाँ पे ये कंडक्ट करवाया गया था और इसमें 705 जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है वो इसमें शामिल हुए थे। एसआईटी चीफ वीके सिंह ने कोर्ट में सुनवाई के दौरान बताया कि किशनगढ़ सेंटर और आरपीए के 700 से ज्यादा अभ्यर्थियों का फिर से टेस्ट लिया गया था, लेकिन अंक तालिका नहीं बनाई गई थी। हालांकि वीके सिंह ने कोर्ट में माना कि भर्ती परीक्षा में बड़े लेवल पर धांधली हुई है। देखिए, वीके सिंह साहब उपस्थित हुए थे। उन्होंने कहा कि जो सरप्राइज टेस्ट लिया गया था उससे ये कहीं कंक्लूजन ड्रॉ नहीं करा जा सकता कि इसमें छटनी करी जा सकती है। वो केवल एक अनुसंधान का हिस्सा था और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके बहुत कम मार्क्स आए और उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया कि इसमें बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है। कटारा के रिश्तेदार, रामूराम रायका के रिश्तेदार इसमें सेलेक्ट हुए हैं। पेपर बहुत पहले लीक था। एसआईटी चीफ वीके सिंह से कैमरा ट्रायल के दौरान 700 से ज्यादा अभ्यर्थियों के रीटेस्ट के मुद्दे पर सवाल किए गए, जिसके जवाब में उन्होंने इस प्रक्रिया को अनुसंधान का हिस्सा करार दिया। ये टेस्ट जो था इट वाज अ डिवाइस एंड अ टूल फॉर इन्वेस्टिगेशन टू आइडेंटिफाई द सस्पेक्ट्स। वो कोर्ट के सामने सारी बातें आई। उसके अलावा फिर कोर्ट ने ये भी पूछा कि हाउ मेनी आर मोर पर्सन्स हु आर रिक्वायर्ड टू बी अरेस्टेड। दो लोगों के लिए उन्होंने बनाया जो 3 पिन्स हैं, दे आर आइदर अब्रॉड और देयर वेयरअबाउट्स आर नॉट नोन। एसआई भर्ती परीक्षा 2021 को रद्द करने को लेकर सुनवाई फरवरी 2025 से चल रही है, लेकिन जुलाई 2025 की शुरुआत से खासकर 1 जुलाई को सरकार द्वारा भर्ती रद्द नहीं करने के फैसले के बाद सुनवाई काफी तेज और लगातार हो रही है और कोर्ट इस मामले को अंतिम रूप देने की कोशिश कर रहा है। अब सबकी निगाहें 17 जुलाई की सुनवाई पर टिकी हैं कि आखिर उस दिन कोर्ट में क्या होता है। देखा जाए तो जिन बड़े मगरमच्छों की अभी तक जो पकड़ में नहीं आए उनकी जो है यहाँ पर बात की जा रही थी। यहाँ पर उन्होंने कहा कि कुछ लोग हैं जो अभी जिनमें से एक का विदेश में होना बताया जा रहा है, दूसरे का भारत में ही कहीं है, लेकिन उनकी जांच और खोज अभी जारी है। करीब 6 से 7 ऐसे और संभावित एसआई जो है अभी बताए गए हैं जिनकी जांच गहनता से जारी है और वो भी इस पूरे घटनाक्रम के अंदर पेपर लीक के अंदर शामिल हो सकते हैं। फिलहाल तमाम चीज़ों को सुनने के बाद में अदालत ने 17 जुलाई को अगली तारीख दी है। मामले की सुनवाई जारी रहेगी और तमाम पक्षों को फिर से सुना जाएगा। अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। और अब बात लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की करते हैं। दरअसल बड़ी खबर है कि कल 2 दिन के दौरे पर कोटा आएंगे लोकसभा स्पीकर। बारिश से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे और साथ ही अधिकारियों के साथ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा भी लेंगे।
बारिश से हुए नुकसान और राहत कार्यों की समीक्षा भी लोकसभा स्पीकर ओम बिरला कल करते हुए नजर आएंगे। तो कल 2 दिन के दौरे पर कोटा आ रहे हैं लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। बड़ी बात यह है कि जिस तरह से बारिश आफत बनी हुई है, नुकसान हुआ है, उसका जायजा भी लेते हुए ओम बिरला नजर आने वाले हैं। अधिकारियों के साथ इस बाबत मीटिंग भी होगी। महत्वपूर्ण होगा देखना किस तरह के निर्देश यहां पर ओम बिरला देंगे। वहीं गृह मंत्री अमित शाह राजस्थान के दौरे पर आ रहे हैं। जानकारी है कि 17 जुलाई को जयपुर दौरे पर रहेंगे। वो दौदिया में सहकार सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे और साथ ही ये दौरा लगभग 3 घंटे का रहने वाला है। इसमें शाह संगठनात्मक विषयों पर पार्टी पदाधिकारियों से चर्चा नहीं करेंगे। इस कार्यक्रम के तहत सहकार और रोजगार उत्सव का आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्रदेश के हर जिले और सहकारी संस्थानों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। सरकार ने भी इस कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए तैयारियों को अंतिम रूप दिया है और अधिकारियों को समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने बताया कि अमित शाह सीधे दादिया आएंगे। कार्यक्रम में शामिल होकर 3 घंटे बाद दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। आदरणीय अमित शाह जी एक कोऑपरेटिव सेक्टर के प्रोग्राम में आ रहे हैं। वो वहाँ से लगभग 11 बजे के आसपास वहाँ से रवाना होंगे दिल्ली से, और यहाँ हमने भी समय दिया है। दादिया में कार्यक्रम उनका आयोजित होने वाला है। ये एक सरकारी कार्यक्रम है, लेकिन चूंकि वो आ रहे हैं, कोऑपरेटिव सेक्टर्स की चर्चा करेंगे, कोऑपरेटिव विभाग का कार्यक्रम है, तो उसमें हमारे भी कोऑपरेटिव से संबंधित जो भी हमारे कार्यकर्ता हैं वो इसमें उपस्थित रहेंगे। स्मार्ट मीटर को लेकर विरोध प्रदर्शन का दौर लगातार जारी है। झुंझुनू के सुल्ताना नगरपालिका क्षेत्र में व्यापारियों ने स्मार्ट मीटर के विरोध में धोलिया चौक पर विरोध प्रदर्शन किया है। स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, बहुत गलत है। सभी गांववासी विरोध कर रहे हैं। स्मार्ट मीटर का विरोध जारी। झुंझुनू में व्यापारियों का विरोध, जबरन स्मार्ट मीटर थोपने का आरोप। स्मार्ट मीटर पर राजनीति के साथ साथ विरोध प्रदर्शन का दौर जारी है। झुंझुनू के सुल्ताना नगरपालिका इलाके में स्मार्ट मीटरों का विरोध हो रहा है। स्थानीय व्यापारियों ने इसे उपभोक्ताओं के साथ अन्याय बताते हुए जबरदस्ती थोपने का आरोप लगाया है। ये तो बिजली विभाग वाले पहले तो 2 महीने से बिल देते थे और हर 12 महीने से एक महीने से बिल आने लगा है, और वो नया पदाउर ले आए हैं स्मार्ट मीटर का। तो गरीब आदमियों पर आघात है। गरीब आदमी कहाँ जाए? अगर रात को बच्चे पढ़ रहे हैं, पैसे नहीं है मीटर में, तो अंधेरे में पढ़ेंगे बच्चे। ये सबसे बड़ा गलत काम है, और हम तो ये कहते हैं कि ये मीटर स्मार्ट मीटर है, ये लगाना गलत है। धोलिया चौक पर विरोध प्रदर्शन कर रहे स्थानीय व्यापारियों ने स्मार्ट मीटर को थोपने का आरोप लगाया। लोगों का आरोप है कि स्मार्ट मीटर से उनका ज्यादा बिल आ रहा है। ये जो स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, ये बहुत गलत है। लोगों के रिचार्ज की व्यवस्था नहीं हो रही, तो इसमें स्मार्ट मीटर में रिचार्ज कैसे होंगे? बहुत से लोग ऐसे हैं जो छोटा फोन रखते हैं, तो उससे रिचार्ज कैसे होंगे? और इसका विरोध सभी गांववासी विरोध कर रहे हैं। यदि उसको बाद में भी ये मीटर लगाए जाएंगे तो हम पावर हाउस में धरना देंगे, और ये नहीं लगाएंगे बड़ा आंदोलन करेंगे। ये स्मार्ट मीटर हम नहीं लगाएंगे, और इसका साफ साफ विरोध है। प्रत्येक व्यक्ति परेशान है इससे। स्मार्ट मीटर पर राजनीति भी जारी। कांग्रेस इसका खुलकर विरोध कर रही है। सोमवार को जोधपुर में स्मार्ट मीटर के विरोध में यूथ कांग्रेस ने प्रदर्शन भी किया। कांग्रेस खुलकर स्मार्ट मीटर की मुखालफत कर रही है। स्मार्ट मीटर को लेकर विपक्ष भले कुछ भी सोच रहा हो, लेकिन ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर का कहना है कि स्मार्ट मीटर समय की जरूरत है। चाहे हम जिस भी दल के हों, पक्ष में रहें विपक्ष में रहें, लेकिन दो मुही बात नहीं होनी चाहिए। इस तरह की राजनीति जो जनहित में है, उस पर राजनीति नहीं होना चाहिए। इस कल्पना को साकार करना है तो हमें
स्मार्ट मीटर ही नहीं, हर व्यक्ति को स्मार्ट बनना पड़ेगा, हर हमारा जो भी डिपार्टमेंट है उसको स्मार्ट बनना पड़ेगा। दरअसल सरकार स्मार्ट मीटर लगाने के पीछे सरकार का मकसद बिजली वितरण प्रणाली को आधुनिक और कुशल बनाना है। बिजली की खपत की रियल टाइम जानकारी हासिल करना प्रीपेड सिस्टम की तरह काम करता है, जिससे जितनी जरूरत हो उतनी बिजली खपत की जा सकेगी। बिजली चोरी पर भी लगाम लगेगी। ये डिस्कॉम को लोड प्रबंधन में भी मदद करता है। सरकार का दावा है कि प्रीपेड विकल्प चुनने पर बिजली 15 पैसे प्रति यूनिट सस्ती मिलेगी। स्मार्ट मीटर केंद्र सरकार की योजनाओं का भी हिस्सा है, जिससे राज्यों को सब्सिडी और फंडिंग भी मिलती है। दरअसल स्मार्ट मीटर पर एक तरफ राजनीति हो रही है, वहीं आम आदमी की अपनी शिकायतें हैं। लोगों की शिकायतें हैं कि स्मार्ट मीटर लगने से उनके बिजली का बिल 2 से 4 गुना बढ़ गया है। स्मार्ट मीटर में तेजी से रीडिंग लेने के आरोप लग रहे हैं। आरोप है कि बिजली कटौती के बाद भी मीटर की रीडिंग बढ़ रही है। बिना सहमति के जबरन स्मार्ट मीटर लगाने का आरोप, पुराने मीटर के खराब न होने पर जबरदस्ती स्मार्ट मीटर लगाने का आरोप लोग लगा रहे हैं। लोग प्रीपेड सिस्टम को लेकर भी आशंकित हैं। लोगों को ये भी चिंता है कि स्मार्ट मीटर में लगी चिप के जरिए उनकी बिजली खपत का पूरा डेटा सरकार या निजी कंपनियों के पास चला जाएगा। लोगों को लगता है कि उन्हें स्मार्ट मीटर की कार्य प्रणाली के बारे में पूरी जानकारी नहीं दी जा रही। स्मार्ट मीटर पर अब प्रदेश में राजनीति तेज हो गई है। भाजपा इसे भविष्य की दिशा में एक आधुनिक कदम बता रही है, तो कांग्रेस इसे जन विरोधी और खर्चीली योजना करार दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और अब बात बीजेपी की करते हैं। दरअसल बीजेपी राजस्थान में गुरुवार से सघन वृक्षारोपण अभियान शुरू करने जा रही है। अभियान के तहत बीजेपी प्रदेश में 25 लाख से ज्यादा पौधरोपण करेगी। खास बात यह है कि इन पौधों को पेड़ बनने तक पार्टी नेता कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी जा रही है। बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व ने मानसून में वृक्षारोपण अभियान शुरू करने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद प्रदेश बीजेपी की ओर से यह अभियान 16 जुलाई से शुरू होकर 5 अगस्त तक चलाया जाएगा। देखिए, राष्ट्रीय नेतृत्व ने तय किया है, आह्वान किया है कि प्रत्येक व्यक्ति जागृत हो, इसमें सचेत रहे। ये काम हमको करना है, पर्यावरण की दृष्टि से भी हमको करना है। और एक पेड़ माँ के नाम का जो अभियान किया गया, ऐसे जनता जब सहयोग करेगी तो सारा कुछ संभव है। और हमारे कार्यकर्ताओं ने तय किया है कि बूथ स्तर पर 50, और यही नहीं, कई तो ऐसे उत्साहित कार्यकर्ता हैं जो एक कार्यकर्ता, किसी ने 1 लाख पौधे लगाने का निर्णय किया है, जो बाद में वृक्ष बनेंगे, उसका रखरखाव तक करने का उन्होंने निर्णय किया है। और हमारे इलाके में भी कई लोग ऐसे हैं, जैसे खीमावत ग्रुप है, इसने लगभग 10 लाख नीम के लगा दिए पेड़ खड़े हो गए, तैयार भी कर दिया उन्होंने। उत्साह है लोगों में, बहुत काम है। भीलवाड़ा नगर निगम के महापौर राकेश पाठक द्वारा जलदाय विभाग के कनिष्ठ अभियंता के हाथ पैर जोड़ने के वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। यही नहीं, इसको लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भी टिप्पणी की है। इसको लेकर महापौर पाठक ने डोटासरा पर कमेंट करते हुए कहा कि उनकी सरकार होटल में बिताया वो जनता के साथ दुख दर्द बांटने फील्ड में जाते तो उन्हें पता चलता। दरअसल भीलवाड़ा शहर में पंचमुखी हनुमान मंदिर से लेकर पंचमुखी मोक्ष धाम की रोड को खोदकर जलदाय विभाग द्वारा बिना अनुमति के पानी की पाइपलाइन डाली जा रही थी, जिसको लेकर पार्षद ने काम रुकवा दिया। इसके बाद वहां पर जलदाय विभाग के कनिष्ठ अभियंता श्रीराम मीणा पहुंचे तो पार्षद ने नगर निगम महापौर को वहां बुला लिया और आपसी बहस के दौरान नगर निगम महापौर ने कनिष्ठ अभियंता के हाथ पैर जोड़ते हुए कहा कि आप लोग सड़क खोदते हो, जनता हमसे परेशान हो जाती है। जैसलमेर के बासनपीर गांव में छतरी प्रकरण के बाद भले ही प्रशासन हालात को सामान्य बता रहा हो, लेकिन जमीनी हकीकत उससे उलट है। गांव की गलियां सुनसान हैं, स्कूल में बच्चों की आवाज नहीं, डर अब भी लोगों के दिलों में है। ये रिपोर्ट देखिए। गांव में डर, स्कूल में पसरा सन्नाटा, जहन में आज भी खौफ। स्कूल खाली, डर भारी। बासनपीर गांव का वो स्कूल जहां कभी बच्चों की चहलकदमी गूंजा करती थी, अब सन्नाटा पसरा है। क्लासरूम में ना कोई शोर है, ना ही ब्लैक बोर्ड पर
चौक की खड़खड़ाहट। सिर्फ खाली बेंचें हैं और इंतजार करते शिक्षक। बीते 6 दिन से यहाँ समय थम सा गया है। स्कूल के मैदान में अब न दौड़ते कदम है, न प्रार्थना की गूंज। प्रधानाचार्य और शिक्षक गांव की गलियों में घूम घूम कर अपील कर चुके हैं, अब डरने की बात नहीं है, बच्चे वापस भेजिए। लेकिन जवाब में सिर्फ एक चुप्पी मिलती है, एक अदृश्य डर जो आज भी अभिभावकों के दिलों में गहराई तक बैठा है। आज सीबीओ सर आए तो उनके साथ भी हमने गांव में संपर्क किया और सबने जो मिले उन्होंने आश्वासन दिया है कि कल से वो बच्चों को स्कूल भेज देंगे। हमने भी उनसे अनुरोध किया है कि बच्चों को जल्दी से जल्दी स्कूल भेजें। आमजन से क्या अपील करना चाहोगे? आमजन से यही अपील कर रहे हैं कि अब माहौल शांत है और अपने बच्चों की पढ़ाई में बाधा न करें और उनको विद्यालय भेजें। गांव की गलियां भी सन्नाटे में डूबी हैं, बाजार बंद है, दोनों छतरों के पास अब भी पुलिस का पहरा लगा है। गांव के लोग अभी भी खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे। इस पूरे हालात पर सांसद उमेदाराम बेनीवाल ने भी चिंता जताई है। सोशल मीडिया पर उन्होंने इसे थार की सदियों पुरानी समरसता पर हमला बताया और 19 जुलाई को गांव दौरे की घोषणा की है। अब तो हम बिल्कुल शांति चाहते हैं, होने वाली चीज तो हो चुकी है। अब शांति का पैगाम लाए ताकि हमारी जो बहन बेटियां जो सलाखों के पीछे बैठी है उनको छोड़ दिया जाएगा। जब भय क्या है कि वो निकल जाएगा और बहन बेटियां सब आ जाएगी गांव में। गांव में आने के बाद ये बच्चे हैं उनको नहा धो के स्कूल भेजेगी। पहले तो बच्चे डर के मारे स्कूल नहीं जा रहे, उनको खाना देने वाला कोई नहीं बचा घर में। फिलहाल स्कूल प्रशासनिक रूप से खुला है, लेकिन असलियत में वहां पढ़ाई ठप है। बच्चों की वापसी अब सिर्फ प्रशासन नहीं, गांव की एकता और विश्वास की बहाली पर निर्भर है। सावलदान रत्नू, न्यूज़ 18, जैसलमेर। राजस्थान में इन दिनों लहरिया महोत्सव की धूम है। जगह जगह रंग बिरंगे लहरिये पहनकर महिलाएं महोत्सव मना रही हैं। सावन की तीज के बाद इस तरह के आयोजनों में तेजी आने लगी है और इसी कड़ी में लहरिया महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें डिप्टी सीएम दिया कुमारी भी शामिल हुई। मीडिया से बातचीत में डिप्टी सीएम ने कहा कि मैं यहाँ आई हूँ, जिस तरह से हमारे राज्य की महिलाएं हमारी संस्कृति और त्योहारों को बड़े उत्साह के साथ मनाती हैं, ऐसे आगे बढ़ाने का काम करती है, वो महत्वपूर्ण है क्योंकि नई पीढ़ी तभी सीखेगी जब वो इन त्योहारों को घर पे मनाते हुए देखेगी। आगे ले जाने का काम करती है क्योंकि नई पीढ़ी तभी सीखेगी अगर घर में लहरिया उत्सव का कार्यक्रम हुआ है जयपुर में और मैं यहाँ आई हूँ। मेरी सभी मातृशक्ति बहुत बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित हुई है पूरे प्रदेश भर से। बहुत अच्छा लगा, बहुत सारी प्रस्तुतियाँ भी हुई। हमारा जो प्रदेश का कल्चर है, हमारे त्योहार हैं, इनको मुझे लगता है महिलाएं जिस तरह से हमारी राजस्थान की महिलाएं मनाती भी हैं और मुझे लगता है जिस धूमधाम से मनाती हैं, जिस तरह से इसको आगे ले जाने का काम करती है क्योंकि नई पीढ़ी तभी सीखेगी अगर घर में देखेंगी कि ये त्योहार मना रहे हैं। मेरी माता जी इसको मना रही हैं, लहरिया पहन रही हैं, पूजा कर रही हैं। हमारा तीज आने वाला है, बहुत बड़ा त्योहार है राजस्थान का, उसमें भी पूरी भागीदारी रहती है हमारी माताएं बहनों की। तो बहुत अच्छा लगा और मुझे लगता है ये हमारा कल्चर है, हेरिटेज है, इसको हम लोगों को विरासत है हमारी। खबरों में आगे बढ़े लेकिन उससे पहले ब्रेकिंग न्यूज आपको बताते हैं। भीलवाड़ा में आईटी की कार्रवाई लगातार जारी है। सुभाष नगर थाना क्षेत्र में इनकम टैक्स की टीम एक घर पर पहुंची। राजकुमार दाधीच के घर पर पहुंची है इनकम टैक्स की टीम। इनकम टैक्स विभाग की टीम घर पर सर्चिंग कर रही है। लगातार ये आज दूसरा दिन है जब आईटी की कार्रवाई भीलवाड़ा में जारी है। रात को भी एक घर में इनकम टैक्स विभाग की टीम ने सर्च को अंजाम दिया था। बात नरेश मीणा की करते हैं। एसडीएम तप्पड़ कांड मामले में कोर्ट से जमानत मिलने के बाद नरेश मीणा सीकर पहुंचे और परिवार के साथ खाटू श्याम जी के मंदिर में दर्शन कर बाबा श्याम को चांदी का निशान और छत्र भेंट किया। उन्होंने बताया कि जेल में बंद रहने के दौरान उन्होंने बाबा श्याम से रिहाई की अरदास की थी, जिसे बाबा ने सुन लिया है। वो घटना जो घटित हुई थी वो तात्कालिक घटना थी और
उस समय भावावेश में जिस तरह की वहाँ कंडीशन बनी, उसमें दुर्भाग्यपूर्ण थी लेकिन घटना। बाद में मुझे भी बहुत अफसोस हुआ। और उसके बाद वैसे तो मेरा चुनाव के बाद में सीधा मतगणना से पैदल बाबा खाटू श्याम के दरबार में आना था, लेकिन उस घटना के बाद में, जैसा आपको पता है, मैं 8 महीने जेल में रहा, कल ही जेल से निकला हूँ। तो सीधा मेरा मन था कि जेल से निकलने के बाद में सीधा बाबा खाटू श्याम के दरबार में आऊँ। और आज मैंने बाबा खाटू श्याम के यहाँ आकर ढोक लगाई, आशीर्वाद मांगा है, बाबा से शक्ति मांगी है कि जिस तरह से मुझे जनता का आशीर्वाद मिल रहा है, ईश्वर मुझे ऐसी शक्ति दे ताकि मैं जनता के हितों के लिए काम करता रहूं, जनमानस के लिए।